हेलो बच्चों, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर जकी जमाल और चैप्टर चल रहा है हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। और आज का टॉपिक है हमारा पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस को क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस भी कहते हैं। और यहाँ पर एक छोटी सी बहुत इंपॉर्टेंट बात एनसीईआरटी बताएगी, जैसे कि हम लोगों के अंदर हाइट है, वेट है, इंटेलिजेंस है, स्किन कलर है, आई कलर है। इसमें आपको कंटिन्यूस ग्रेडेशन नज़र आएगा। हालांकि जब आप पी प्लांट के बारे में पढ़ रहे थे तो आपको हर कैरेक्टर पर दो ही ट्रेट सुनाए जाते थे। जैसे अगर हाइट की बात करेंगे तो टॉल ड्वार्फ, सीट की शेप की बात करेंगे तो राउंड रिंकल्ड। लेकिन अगर आप अपनी हाइट को नोटिस करेंगे तो आप और आपके आसपास जितने भी लोग हैं सबको आप में बहुत वैरायटी मिल जाएगी। बहुत बहुत लंबे लोग हैं, बहुत बहुत छोटे लोग भी हैं, यानी आधे आधे एक एक इंच के फर्क से आपको बहुत वैरायटी मिल जाएगी। यानी इंसानों के अंदर हाइट में कोई ऐसा पैरामीटर नहीं कि आप टॉल ड्वार्फ कहते हैं, बहुत वैराइटीज हाइट में। ऐसी वेट में बहुत वैरायटी है, इंटेलिजेंस में, स्किन कलर में, आई कलर में। तो साइंटिस्ट ने अपनी रिसर्च के बाद ये पाया कि ये जो हाइट, वेट, इंटेलिजेंस, स्किन कलर, आई कलर ह्यूमन बीइंग के अंदर नज़र आता है, इसमें एक जीन नहीं है, इसमें कम से कम 3 या उससे ज़्यादा जीन मौजूद है। और वो 3 या जो उससे ज़्यादा जीन है, जाहिर सी बात है हर जीन के 2 एलील भी हैं। अब वो जो जीन है, अगर वो डोमिनेंट उनकी ट्रेट, डोमिनेंट जो एलील है अगर वो पास पास होंगे तो जितने ज़्यादा डोमिनेंट एलील साथ साथ होंगे उतना ही इफेक्ट बढ़ जाता है, और जितने ही रेसेसिव एलील साथ साथ होंगे उतना ही इफेक्ट डाउन हो जाता है। यानी कि यहाँ पर एक तो 3 या उससे ज़्यादा जीन इन्वॉल्व हैं। अब अगर किसी एक पर्टिकुलर ट्रेट के लिए 3 या उससे ज़्यादा जीन इन्वॉल्व होते हैं तो इस तरीके के जीन को हम पॉलीजीन्स बोलते हैं। और इनके अंदर ये जीन जो हैं, इन ट्रेट्स के अंदर देखा जाता है कि एडिटिव मैनर या क्यूमुलेटिव मैनर में वर्क करते हैं। यानी जितने ज़्यादा डोमिनेंट जीन ज़्यादा साथ साथ होंगे उतना ही डार्क कलर हो जाएगा, और जितने ज़्यादा रेसेसिव जीन होंगे उतना ही कलर वाइट होता चला जाएगा, यानी कि गोरापन आता चला जाएगा, फेयरनेस आती चली जाएगी। अब ऐसा होता है कि बहुत साइंटिस्ट और रिसर्च से पता लगा है कि स्किन कलर के लिए 2 से लेकर 20 जीन के बीच में, जाहिर सी बात है हर जीन के फिर 2 एलील भी होंगे, इसलिए आपको इतने सारे स्किन कलर देखने को मिलते हैं। हालांकि एनसीईआरटी ने आगे ये भी कहा है कि केवल पॉलीजीन्स की अहमियत नहीं है इन पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के अंदर, इसके अलावा इन्वायरमेंट का भी इफेक्ट पड़ता है। इसलिए अगर किसी के खानदान की तरफ से उसे बहुत ही फेयर कलर वाले जीन मिले, लेकिन सपोज अगर उसका काम ही है कि उसको डेली धूप में खड़े होकर फल बेचना है या इस तरीके का कोई तेज़ धूप में खड़े होने का काम है, तो जाहिर सी बात है 1, 2, 4, 5, 10 साल के बाद उसके स्किन कलर के अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा फेयरनेस में कमी नजर आएगी, डार्कनेस की तरफ कलर उसका जाएगा। तो मुझे यहाँ पर एक छोटा सा टॉपिक कवर करना था, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। और एनसीईआरटी में शुरुआत में बताया जैसे कि आपको हर जीन के अंदर 2 ट्रेट नजर आते हैं, जैसे कि हर एक कैरेक्टर में 2 ट्रेट नजर आते हैं, लेकिन पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के अंदर आपको कई सारी वैरायटी वेरिएशन देखने को मिलेंगी, कंटिन्यूस वेरिएशन देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर जो जीन इन्वॉल्व हैं किसी भी एक पर्टिकुलर ट्रेट के लिए वो 3 या उससे ज़्यादा जीन इन्वॉल्व हैं, और वो एक एडिटिव मैनर या क्यूमुलेटिव मैनर में वर्क करते हैं। और ऐसे ही डायरेक्ट नीट एग्जाम में ऐसा सवाल पूछा जाता है। एक बार देख लेते हैं एनसीईआरटी क्या कह रही। मेंडल स्टडीज मेनली डिस्क्राइब, मेंडल की जो स्टडी थी मेनली डिस्क्राइब करती है दो स्ट्रेट दैट हैव डिस्टिंक्ट अल्टरनेट फॉर्म्स सच एज फ्लावर कलर विच आर आइदर पर्पल और वाइट। वहाँ शुरुआत में वॉयलेट कलर भी इस्तेमाल हुआ था, बट इफ यू लुक अराउंड यू विल find that there are many traits which are not so distinct in their appearance and are spread across a gradient. उनमें आपको एक gradient नजर आएगा। For example, in human we don't have just tall or short people, सिर्फ tall और short people नहीं है as two distinct alternative but a whole range of possible height, variety है पूरी height की। Such traits are generally controlled by 3 or more gene। थोड़ा सा ध्यान देने की बात है, एनसीईआरटी ने कहा है कि इन ट्रेड्स को कंट्रोल करने वाले जीन 3 या उससे ज्यादा हैं, 3 और मोर जीन, एंड आर दस कॉल्ड पॉलीजेनिक ट्रेड्स। इसलिए इनको पॉलीजेनिक ट्रेड्स कहा जाता है और ऐसे जीन को पॉलीजीन्स बोला जाता है। बिसाइड द इन्वॉल्वमेंट ऑफ मल्टीपल जीन्स, पॉलीजीन की जगह एनसीईआरटी ने एक जगह इस्तेमाल किया मल्टीपल जीन्स, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस ऑल्सो टेक्स इनटू अकाउंट द इन्फ्लुएंस ऑफ द एनवायरनमेंट। यहाँ से भी कॉम्पिटिशन सवाल पूछ लेगा कि पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में एनवायरनमेंट का भी रोल है, तो आप बोलेंगे यस, इट ऑल्सो टेक्स इनटू अकाउंट द इन्फ्लुएंस ऑफ द एनवायरनमेंट। ह्यूमन स्किन कलर, हाइट के बाद उन्होंने दूसरी बात की ह्यूमन स्किन कलर की, इज अनदर क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ दिस। इन अ पॉलीजेनिक ट्रैट द फिनोटाइप रिफ्लेक्ट्स द कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच एलील, यानी कि द इफेक्ट ऑफ ईच एलील इज एडिटिव या क्यूमुलेटिव मैनर में यहाँ पर जीन जुड़ते हैं। मानी जितने ज़्यादा जीन जुड़ते चले जाएंगे डोमिनेंट जीन, उतना इफेक्ट बढ़ता चला जाएगा। To understand this better, let us assume that 3 genes A, B, C control skin color in human being, when the dominant forms A, B, C capital वाले responsible for the dark skin color and the recessive form A, B, C for light skin color. The genotype will be dominant allele तीनों capital A, B, C while have the darkest skin color, इनका होगा सबसे dark skin color, and the recessive allele सब small A, B, C will have the lightest skin color। यहाँ पर ये बात ये समझाना चाह रहे हैं कि जितने ज़्यादा डोमिनेंट जीन बढ़ते चले जाएंगे उतना इफेक्ट बढ़ता चला जाएगा, यानी जीन्स काम कर रहे हैं क्यूमुलेटिव मैनर में या एडिटिव मैनर में। ठीक है,
As expected, the genotype with 3 dominant allele and 3 recessive allele will have an intermediate skin color. In this manner, the number of each type of the allele in the genotype would determine the darkness, lightness of the skin color individual. पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के अंदर एक बार ये रिसर्च भी करके देखा गया, एक बंदा लिया गया जिसके अंदर तीनों ही जीन डोमिनेंट फॉर्म में allele और एक तीनों रेसेसिव, F1 हाइब्रिड के अंदर इंटरमीडिएट कलर होगा। ऐसे ही दो बच्चों के बीच में मैटिंग कराएगी तो F2 जनरेशन के अंदर 1, 6, 15, 20, 15, 6, 1 इतने टाइप की वैरायटी यहाँ मिलती है। खैर यहाँ पर फिलहाल एनसीईआरटी में इतना ज़्यादा रेशियो पर तो बात नहीं की गई है, लेकिन जो बात आपको समझाने की थी वो ये कि पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस को क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस भी कहते हैं। आगे पीडिग्री एनालिसिस में लफ्ज़ क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस अब इस्तेमाल हुआ है। और पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का मतलब ये है कि कुछ ट्रेट ऐसे इंसानों के अंदर जिनमें आपको एक ग्रेड नज़र आएगा, कंटिन्यूस वेरिएशन नज़र आएगा, जैसे हाइट है, वेट है, इंटेलिजेंस है, स्किन कलर है, आई कलर। और इतनी ज़्यादा वैरायटी यहाँ पर इसलिए है कि जो जीन्स इसमें इन्वॉल्व हैं वो एक एडिटिव या क्यूमुलेटिव मैनर में काम करते हैं, यानी जितने ज़्यादा डोमिनेंट जीन साथ साथ होंगे उतना ही इफेक्ट बढ़ता चला जाएगा और जितने रेसेसिव जीन होंगे उतना ही इफेक्ट कम होता चला जाएगा। फिलहाल एनसीईआरटी में 2 एग्जाम्पल ली गई, हाइट और स्किन कलर। और यहाँ पर उन्होंने एक बात ये भी बताई है कि पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में इन्फ्लुएंस ऑफ द एनवायरनमेंट भी देखा जाता है। बात समझ में आई? ठीक है। दूसरा एक छोटा सा टॉपिक है प्लियोट्रॉपी। ये प्लियोट्रॉपी लफ्ज़ लिया गया है प्लियोट्रॉपिज्म से, और इससे कहने का मतलब ये है कि कुछ ऐसे जीन होते हैं जो कि एक से ज़्यादा इफेक्ट शो करते हैं। नॉर्मली जैसे हाइट वाला जीन उससे तो हाइट से रिलेटेड बात होगी, सीट शेप वाला जीन तो सीट शेप से रिलेटेड बात होगी, लेकिन कुछ जीन ऐसे भी हैं जो कि एक से ज़्यादा फिनोटाइप को कंट्रोल करते हैं। ऐसे जीन विच शोज मल्टीपल फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन उन्हें बोला जाता है प्लियोट्रॉपिक जीन, और ये फिनोमेना कहलाता है प्लियोट्रॉपिक। जैसे फॉर एग्जांपल पी प्लांट में बाद में रिसर्च में देखा गया था कि फ्लावर कलर और सीड कोट कलर के लिए एक ही जीन है जो कि प्रेजेंट है क्रोमोसोम नंबर 1 पर। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये कि अगर एक जीन एक से ज़्यादा चीज़ों को कंट्रोल कर रहा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल इन पी प्लांट फ्लावर कलर एंड सीड कोट कलर इज रेगुलेटेड बाय ए सिंगल जीन, एक ही जीन है, वही फ्लावर कलर की रिस्पॉन्सिबल है, वही सीड कोट कलर की रिस्पॉन्सिबल है। तो अगर ऐसा कोई जीन है जो कि एक से ज़्यादा फिनोटाइप को कंट्रोल करता है, मल्टीपल फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन शो करता है, तो ऐसे जीन को कहा जाता है प्लियोट्रॉपिक जीन। और अक्सर ये देखा जाता है कि ऐसे जो जीन है कुछ ऐसा एंजाइम बना रहे होते हैं जो कि मेटाबॉलिक पाथवे में इन्वॉल्व होता है, इस वजह से वो एक से ज़्यादा फिनोटाइप को कंट्रोल कर पाता है। यहाँ पर प्लियोट्रॉपिज्म पे आपको कुछ खास एग्जाम्पल भी याद करनी है, जैसे कुछ जेनेटिक डिजीज़ हैं जिनमें प्लियोट्रॉपिज्म का इफेक्ट देखा जाता है, जैसे सिकल सेल एनीमिया है, आगे आप पढ़ेंगे टॉपिक में, फिनाइलकीटोनुरिया है, सिस्टिक फाइब्रोसिस है, एल्बाइनिज्म। इन चारों ही डिजीज़ में प्लियोट्रॉपिज्म देखा जाता है। कॉम्पिटिशन में ये सवाल भी पूछा जाता है। एक बार देख लेते हैं एनसीईआरटी में क्या बताया गया। वी हैव सो फार सीन द इफेक्ट ऑफ अ जीन ऑन अ सिंगल फिनोटाइप। अक्सर आप ये देखते हैं किसी एक जीन का एक ही फिनोटाइप या ट्रेट के ऊपर आपको इफेक्ट नजर आएगा। There are, however, instances when a single gene can exhibit multiple phenotypic expression। यही लाइन कंपटीशन में कई बार पूछी गई है कि when a single gene exhibit multiple phenotypic expression, it is known as pleiotropism। एक सिंगल जीन मल्टीपल फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन यानी कई सारे फिनोटाइप को एक्सप्रेस कर रहा है, तो ये कहलाएगा प्लियोट्रोपिज्म। सच अ जीन इज कॉल्ड प्लियोट्रोपिक जीन, और ऐसे जीन को बोला जाता है प्लियोट्रोपिक जीन। द अंडरलाइन मैकेनिज्म ऑफ प्लियोट्रोपी इन मोस्ट केसेस इज द इफेक्ट ऑफ अ जीन ऑन मेटाबॉलिक पाथवे विच कंट्रीब्यूट टुवर्ड डिफरेंट फिनोटाइप। इस लाइन से भी कॉम्पिटिशन में सवाल आ सकता है, कैसे प्लियोट्रोपिक जीन कई सारे फिनोटाइप को रेगुलेट करता है। तो इसका मतलब ये है कि इसकी वजह यह है कि जो प्लियोट्रोपिक जीन है वो कोई एक ऐसा एंजाइम बना रहा होता है जो कि कई सारे मेटाबॉलिक पाथवे में इन्वॉल्व होता है, तो जाहिर सी बात है कई सारे फिनोटाइप उससे रेगुलेट हो जाते हैं। इन मोस्ट ऑफ द केसेस इट इज द इफेक्ट ऑफ अ जीन ऑन मेटाबॉलिक पाथवे। जीन कैसे इफेक्ट करेगा? ऑफ कोर्स कोई एंजाइम बना रहा होगा विच कंट्रीब्यूट टुवर्ड डिफरेंट फिनोटाइप्स। इस लाइन से नीट में सवाल आ चुका है। एन एग्जाम्पल ऑफ दिस द डिजीज फिनाइलकीटोनुरिया। मैंने बताया था सिकल सेल एनीमिया है, फिनाइलकीटोनुरिया है, सिकल सेल क्रोमोसोम नंबर 11 की दिक्कत है, फिनाइलकीटोनुरिया क्रोमोसोम नंबर 12 की दिक्कत है। इसके अलावा सिस्टिक फाइब्रोसिस, फाइब्रस सिस्ट बन जाती है पैनक्रियाज में, और एल्बाइनिज्म, जो बच्चे बिल्कुल भूरे भूरे नजर आते हैं, हिंदुस्तानी अंग्रेज बच्चे। ये चारों दिक्कत जो है आपको प्लियोट्रोपिज्म फिनोमेना में कवर करनी है। विच अकर्स इन ह्यूमन, द डिजीज इज कॉज्ड बाय म्यूटेशन द जीन। फिनाइलकीटोनुरिया की बात कर रहे हैं। दिस डिजीज इज कॉज्ड बाय म्यूटेशन इन द जीन दैट कोड्स फॉर द एंजाइम फिनाइलएलेनिन हाइड्रोक्साइलेज। असल में जिसे फिनाइलकीटोनुरिया हुआ है उस बच्चे में क्या होगा, ऐसे बच्चे पैदा तो नॉर्मल होते हैं लेकिन कुछ ही समय के अंदर उनके अंदर काफ़ी सारी दिक्कतें हो जाती हैं, जैसे कि हाइपर फिनाइलएलेनिमिया हो जाता है। एक अमाइनो एसिड है फिनाइलिन, उसका लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, 30 से 50 गुना बढ़ जाता है। फिनाइलएलिन का लेवल बढ़ने की वजह से क्या होता है, मतलब एक्चुअल में होना क्या था, नॉर्मल ये की कहानी कि ये जो बीमारी है जिसको प्लियोट्रोपिज्म नाम दिया गया है, वो जिस जीन की गड़बड़ी से हो रही है उस जीन से एक ऐसा एंजाइम बनता है नॉर्मल कंडीशन में जो कि अमाइनो एसिड फिनाइलएलिन को टायरोसिन में कन्वर्ट करता रहता है। अब अमाइनो एसिड फिनाइलएलिन टायरोसिन में कन्वर्ट होता रहता है, फिर वो टायरोसिन बाद में मेलानिन पिगमेंट में कन्वर्ट होता रहता है। वो आगे कहानी हम आगे बात करेंगे इसके बारे में। लेकिन अगर वो एंजाइम ही गड़बड़ हो गया जो कि फिनाइलएलिन को टायरोसिन में कन्वर्ट करता है, तो फिर उस बच्चे के अंदर धीरे धीरे फिनाइलएलिन का लेवल बढ़ेगा।
जब फिनाइलएलिन का लेवल धीरे धीरे बढ़ेगा, इसे बोला जाएगा हाइपर फिनाइलएलिनीमिया। जब कोई भी चीज़ हमारे बॉडी में बढ़ती है ब्लड में तो फिर यूरिन में आने लगती है। फिनाइलएलिन के ही कंपाउंड फिनाइल पायरुविक एसिड फिर यूरिन में आने लगता है। जब ऐसा बच्चा पेशाब करता है तो उसमें एकदम चूहों वाली बदबू आती है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि माउसी ऑर्डर यूरिन दिखाई देती है फेनिलकेटोन्यूरिया के पेशेंट में। इसके अलावा दूसरी इंपॉर्टेंट दिक्कत जो इसमें देखी जाती है, जैसे फिनाइलएलिन कन्वर्ट होना था टायरोसिन में, फिर यही टायरोसिन बाद में अल्टीमेटली कन्वर्ट होता है एक दूसरे पिगमेंट के अंदर जिससे हमारा स्किन कलर आता है मेलानिन, उसमें टायरोसिनेज एंजाइम इन्वॉल्व है। तो जब फिनाइलएलिन ही टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा तो फिर टायरोसिन से मेलानिन नहीं बन पाएगा, तो उसकी वजह से स्किन का कलर डाउन होने लगता है। इसलिए ऐसे बच्चे देखने में उनका कलर ऐसा लगता है फीके से। एक तो आदमी गोरा लगता है देखने में, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कलर थोड़ा फीका सा है, इसे बोला जाएगा हाइपोपिगमेंटेशन। और इसके असरात दिमाग पर ही पड़ते हैं, मेंटल रिटार्डेशन भी होती है। तो एक जीन के गड़बड़ होने की वजह से माउसी ऑर्डर यूरिन भी है, हाइपोपिगमेंटेशन भी है, मेंटल रिटार्डेशन भी है। जब कई सारे फिनोटाइप कंट्रोल हो रहे हैं, यानी ये जीन मल्टीपल फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन कंट्रोल कर रहा है, इसलिए बोला जाता है कि ये जो डिजीज है फेनिलकेटोन्यूरिया, ये प्लियोट्रोपिज्म की एक एग्जाम्पल में आएगी। ठीक है ना, आगे हम डिजीज में इसके बारे में बात भी करेंगे। सिंगल जीन म्यूटेशन, जीन में गड़बड़ी हो गई जो कि फिनाइलएलिन को टायरोसिन में कन्वर्ट करता है। उस जीन से जो एंजाइम बन रहा था उसका नाम था फिनाइलएलिन हाइड्रोक्साइलेज। This manifests itself through a phenotypic expression characterized by mental retardation and a reduction in hair and skin pigmentation. Mental retardation हो जाएगा and reduction in hair and skin pigmentation. अब दिमाग में बात आ सकती है, स्किन पिगमेंटेशन तो समझ में आ रहा है, हेयर से क्या मामला है। असल में जो हेयर फॉलिकल्स होते हैं उनमें भी मेलानिन पिगमेंट होता है जिसकी वजह से हमारे हेयर का कलर आता है। तो ऐसे बच्चों के अंदर जब मेलानिन पिगमेंट नहीं बन पाएगा तो उसके असरात स्किन पर भी दिखाई देंगे और उसके साथ हेयर पर भी दिखाई देंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल एल्बाइनिज्म आपने नाम सुना होगा, वहां पर भी मेलानिन पिगमेंट नहीं बन पाता तो उसके भी असरात दिखते हैं। ऐसे बच्चों के बाल भी भूरे होते हैं और स्किन का कलर भी बहुत ज़्यादा फेयर हो जाता है, जो कि देखने में लगता है बिल्कुल एकदम अंग्रेजों वाला स्किन का कलर। तो ये थी थोड़ी सी बात फेनिलकेटोन्यूरिया से रिलेटेड। आगे जब जेनेटिक डिजीज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में तो इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे। आई होप कि आपको ये एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज समझ में आ रही होगी। कैसा लग रहा है आपको ये यूट्यूब पर मेरे द्वारा शुरू किया गया एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज? बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर आप 11th के भी चैप्टर शुरू करिए। तो जेनेटिक्स कंप्लीट करने के बाद इंशाल्लाह हम 11th के कुछ चैप्टर यहाँ पर आपके लिए कवर करेंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।